हेलो बच्चों, आज मैं आपको डीओई का जो आपको प्रैक्टिस पेपर 1 मिला है, ये हमने शुरू तो कर दिया था अपनी लास्ट क्लास में, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 16 हमने कर लिए थे 1 मार्क के क्वेश्चन। आज हम क्वेश्चन नंबर 17 से करेंगे, जो आपके केस स्टडी क्वेश्चन है 17 to 20। ठीक है, तो आप सभी को पता है इस बार बोर्ड एग्जाम में केस स्टडी क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से हम शुरू करते हैं। इसमें 5 पार्ट्स हमको मिलेंगे एमसीक्यू। ठीक है, बोर्ड में तो हमको कोई से भी 4 करने होंगे, लेकिन यहाँ पर हम 5 के 5 करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है आपके पास, रमन इज स्टिचिंग अ काइट शेप पैच ऑन द कुशन कवर। फ्यू क्वेश्चंस केम टू हिज माइंड व्हाइल स्टिचिंग द पैच। गिव आंसर टू हिज क्वेश्चन बाय लुकिंग एट द फिगर। ठीक है, एक बार मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए रीड कर दूं, फिर मैं क्वेश्चन समझाऊंगी। देखो, रमन एक तकिए के कवर पर पतंग के आकार के कपड़े के टुकड़े को सीलना चाहता है। उसके मन में पतंग के आकार के कपड़े को सीलते समय कुछ प्रश्न आए। आकृति को देख के उनके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो यहाँ पर है क्या, एक बॉय है रमन, वो क्या कर रहा है यहाँ पर, इस स्टिचिंग अ काइट, ये काइट को स्टिच कर रहा है। कहाँ पर स्टिच कर रहा है? कुशन कवर के ऊपर स्टिच कर रहा है। ठीक है, अब जब वो ये काइट स्टिच कर रहा है ना कुशन कवर के ऊपर, तो उसके माइंड में कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वही क्वेश्चंस ना वो हमें यहाँ दे रखे हैं और हमको उसका आंसर देना है। ठीक है, देखो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर ये फिगर, देखो ये रही काइट जो वो स्टिच कर रहा था। दिख रही है आपको ये काइट, जो मैं रेड कलर से इसको डार्क कर रही हूँ, ये रही। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है इसके माइंड में क्या आया, चलो देखते हैं। रमन स्टिच द व्हाइट थ्रेड एट व्हाट एंगल टू ईच अदर। हिंदी मीडियम वालों के में भी सेम क्वेश्चन है। देखो, रमन ने सफेद धागे को परस्पर कितने माप के कोण पर सिला। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये है वो सफेद धागा जिसकी वो बात कर रहा है क्वेश्चन। कह रहा है इस पे कितना कोण, कितने डिग्री का कोण बन रहा है। तो आप देखो कितने डिग्री का कोण बन रहा है, देख के पता चल रहा है ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना। तो कितने डिग्री का बनना है यहाँ पर, आंसर आ गया मेरा 90 डिग्री। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था, जो उसके माइंड में आया था, तो उसका आंसर हमने दे दिया। चलो दूसरा देखते हैं। पतंग के ऊपरी भाग से बने दो छोटे त्रिभुजों के लिए कौन सी समरूपता कसौटी उपयुक्त होगी। तो आप देखो यहाँ पर ऊपर दो त्रिभुज, ये दो जो ट्रायंगल बने हुए, ठीक है ना। एक बार इंग्लिश मीडियम के लिए रीड कर देती हूँ, फिर बताती हूँ। विच इज द करेक्ट सिमिलैरिटी क्राइटेरिया एप्लीकेबल फॉर स्मॉलर ट्रायंगल्स एट द अपर पार्ट ऑफ द काइट। तो ये रही वो अपर पार्ट, ये कह रहा है इसमें कौन सा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगेगा। आपको यहाँ पर 4 क्राइटेरिया दे रखे हैं, तो कौन सा लगेगा। तो देखो अभी हमने किया कि फर्स्ट पार्ट में तो ये 90 डिग्री है, यही किया ना। तो अगर मैं RHS देखूं, तो RHS होता क्या है, राइट एंगल आर का मतलब जो कि बन रहा है यहाँ 90 डिग्री ऊपर के दोनों ट्रायंगल्स में। H मतलब हाइपोटेन्यूज, मतलब कि कर्ण हो गया ना मेरा। तो देखो ये भी कर्ण है और ये भी कर्ण है, और S मतलब एक साइड होनी चाहिए, तो वो ये रही कॉमन साइड, है नहीं है। तो इसका मतलब ये क्राइटेरिया इसके अंदर लग रहा है, तो इसमें RHS आए। अब वैसे भी जो 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं, ट्रायंगल होते हैं ना, समकोण त्रिभुज जो होते हैं, उसमें ज्यादातर RHS ही लगता है। ठीक है, बस आपको ये देखना होगा कि उसमें जो ये कर्ण है ये होने चाहिए, हाइपोटेन्यूज बन रहे हैं ना यहाँ पर। ठीक है, और एक आपको साइड मिलनी चाहिए कॉमन, वो भी हमको मिल रही है। ठीक है, चलिए थर्ड वाला देखते हैं। साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:9। द कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ऑफ दिस ट्रायंगल आर इन द रेशियो। आपसे कह रहा है आपको साइड्स दे रखी है सिमिलर ट्रायंगल की रेशियो में, तो बताओ फिर जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड है वो किस रेशियो में होंगी। ठीक है, एक बार हिंदी मीडियम वालों के लिए देखते हैं। देखो यहाँ लिखा है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 2:9 है। इन त्रिभुजों के संगत शीर्ष लंब का अनुपात होगा। तो शीर्ष लंब मतलब एल्टीट्यूड का ही आपसे पूछ रहे हैं। तो देखो अगर मैं यहाँ पर ये दो ट्रायंगल बना लूं, ठीक है ना, एक ABC इसको नाम दे दिया और DEF इसको नाम दे दिया, तो मुझको यहाँ पर ना भुजाओं का अनुपात तो दे रखा है, मुझसे शीर्ष लंब मतलब एल्टीट्यूड का पूछ रहा है इनका। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं, जैसे इसको यहाँ पर मैंने नाम दे दिया F, और ये D तो था ही था, इसको मैंने S दे दिया। तो मुझसे AF अपॉन में DS ये पूछ रहा है। तो देखो एक चीज आप ध्यान रखिएगा हमेशा, जब आपके पास जो दो त्रिभुजाएं सिमिलर है, तो इसकी सारी साइड्स जितनी भी भुजाएं होती है उनका जो अनुपात होता है ना वो बराबर होता है, मतलब एक जैसा होता है सबका ही, क्योंकि वो दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो जब एक का 2:9 है, तो उनके एल्टीट्यूड्स का भी कितना होगा, 2:9 ही होगा।
एल्टीट्यूड के अगर वो कोई और साइड बोलता ना तो उसका भी 2:9 ही होता। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2:9 आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी का ही। यहाँ आपसे कह रहा है ट्रायंगल्स स्टिच एट द टेल ऑफ द काइट आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर एंड आर सिमिलर टू द लोअर पार्ट ऑफ द काइट इन द रेशियो 2:9। If one side of the smaller triangle is of 4 cm, then the corresponding side of the kite's lower triangle will be। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए और रीड कर दूं, फिर मैं आपको समझाती हूँ। पतंग की डोर पर बने त्रिभुज परस्पर सर्वांगसम है एवं 2:9 के अनुपात में पतंग के निचले भाग में समरूप है। यदि छोटे त्रिभुज की एक भुजा 4 सेंटीमीटर है तो पतंग के निचले भाग के त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई होगी। देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है जो ये टेल है आपको दिख रही है, ये वाली जो टेल है, ये जिसको मैंने डार्क किया अभी, इस पे ये दो ट्रायंगल्स बने हुए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला बने रहे दोनों। ये दोनों ट्रायंगल्स ना कॉन्ग्रुएंट है, ये मुझे दे रखा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दोनों ट्रायंगल्स मेरे पास कॉन्ग्रुएंट है, मतलब सर्वांगसम है। अब आपसे यहाँ पर कह रहा है एंड आर सिमिलर टू द लोअर पार्ट ऑफ द काइट इन द रेशियो 2:9। लोअर पार्ट ऑफ द काइट का रेशियो दे रखा है 2:9 में। ठीक है, आपसे कह रहा है इफ वन साइड ऑफ अ स्मॉलर ट्रायंगल इज ऑफ 4 सेंटीमीटर, अगर आपको एक साइड 4 सेंटीमीटर दे रखी है तो फिर दूसरी साइड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बतानी है आपको काइट की। तो एक आपको दे रखी है, दूसरी आपको बतानी है, लेकिन इसके साथ साथ आपको रेशो भी दे रखी है, 2:9 है। ठीक है, तो देखो इसको हम करेंगे कैसे, यहाँ पर करते हैं हम इसको। तो 2:9 है ना, एक आपको 4 दे रखी है, मैंने दूसरे वाले को ना लोअर पार्ट की जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड थी उसको मैंने यहाँ पर x मान लिया। ठीक है, अब क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 9 इंटू 4। यहाँ से मैंने x निकाल लिया, 9 इंटू 4, ये 2 मल्टीप्लाई का इधर आके ये डिवाइड का हो जाएगा, इसको इससे मैंने कट किया तो 2 9 जा 18। इसका मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द काइट्स लोअर ट्रायंगल कितनी आएगी, वो आएगी आपकी 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये था आपके पास फोर्थ पार्ट। चलिए लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट देखते हैं। What is the area of the kite formed by two perpendicular strings of length 8 cm and 12 cm? कह रहा है अभी जो ये काइट पूरी आपने स्टिच की है, रमन ने जो ये काइट क्वेश्चन कवर पे स्टिच किया है ना, आपको क्या करना है, इसका पूरे का एरिया बताना है। अगर आपको जो ये दो स्ट्रिंग्स है इसकी लेंथ आपको दे रखी है 8 और 12। ठीक है, एक बार हिंदी मीडियम वालों के लिए देखते हैं। 8 सेमी व 12 सेमी लंबी लंबवत लकीरों द्वारा बनी पतंग का क्षेत्रफल क्या होगा। सेम चीज आपको क्या करना है, यहाँ पर पतंग का क्षेत्रफल निकालना है। आपको जो दो स्ट्रिंग्स थी, लकीरें जो बनी हुई थी, आपको वो दे रखी है, कितनी है, 8 और 12 है। ठीक है, तो आप इसको कैसे करने वाले हो, अगर हम यहाँ इसको देखें तो देखो आपको पता है ये समकोण त्रिभुज है ना, तो इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है ना, तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो 8 इंटू 12, इसको इससे कट कर दिया तो 4 इंटू 12 आ गया, तो वो आपके पास आ गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना आ गया, फर्स्ट पार्ट 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने इसके सारे पार्ट्स कर लिए। फर्स्ट का आंसर हमने 90 निकाला, सेकंड का RHS निकाला, थर्ड का 2:9 ही निकाला था, फोर्थ का 18 सेंटीमीटर और फिफ्थ का कितना निकाला है, 48। तो ये था आपके पास केस स्टडी का फर्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 18। देखो यहाँ पर आपको एक ये दे रखा है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन रीड करते हैं पहले हम। करण वेंट टू द लैब नियर टू हिज होम फॉर COVID-19 टेस्ट along with his family members. The seats in the waiting area were as per the norms of distancing during the pandemic as shown in the above figure. His family member took their seats surrounded by the red circular area. देखो है क्या यहाँ पर, करण ना अपनी फैमिली मेंबर के साथ गया, कहाँ पर, एक लैब में गया। ठीक है, जो उसके घर के पास ही थी, किसके लिए गया है वो, COVID-19 का टेस्ट कराने। तो सारे फैमिली मेंबर्स गए हैं, उसके फैमिली मेंबर्स ये दे रखे हैं, आकाश, नीना, बीना और करण। ठीक है, अब हुआ क्या, आपको पता ही है सोशल डिस्टेंसिंग का चल रहा है, तो उनको सीट्स ऐसे मिली है, जो ये रेड डॉट्स बने हुए ना, इस हिसाब से ये सीट्स उनको अलॉट की गई, तो वो अपनी सीट्स पे बैठ भी गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, तो आपको इसको पूरे को अच्छे से स्टडी करना है, उसके बाद उन क्वेश्चंस के आंसर देने। ठीक है ना, एक बार मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए रीड कर दूं, फिर समझाती हूँ। करण अपने परिवार के साथ घर के नजदीक की लैब COVID-19 की जांच कराने गया। प्रतीक्षा स्थान पर उनके बैठने का स्थान इस महामारी की दूरी के नियमों के अनुरूप था, आकृति के अनुसार, यही दे रखा आपको।
उसके परिवार के सदस्य लाल क्षेत्र द्वारा बने स्थान पर बैठे, मतलब ये जो रेड कलर के डॉट्स बने हुए ना इस पर। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कंसिडरिंग ए एज द ओरिजिन, कह रहे हैं जो ये ए है ना आप इसको ओरिजिन मानो। ठीक है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, फिर ए के कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं अगर ये आपका ओरिजिन है तो। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए सेम क्वेश्चन है आपके पास। ए को मूल बिंदु माने तो ए के निर्देशांक क्या होंगे, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते क्या है, ओरिजिन पे तो एक्स और वाई दोनों ही 0 0 होते हैं, है ना, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 0। तो सी क्वेश्चन नंबर 18 के फर्स्ट का आंसर क्या आ गया आपके पास, सी आ गया। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं, नीना और करण के बीच की दूरी क्या है। ठीक है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन नीना एंड करण, तो कहां पर है नीना, नीना ये रही और करण कहां पर है ये रहा, इनके बीच की दूरी बतानी है। तो वो तो मैं दूरी सूत्र डिस्टेंस फॉर्मूले से ही बता सकती हूँ, है ना, तो चलिए फिर हम उसको निकालते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले दूरी सूत्र लगाने से पहले मुझे उनके कोऑर्डिनेट्स तो पता होने चाहिए, है ना, तो किस किस का निकालना था, नीना और करण, तो पहले मैं नीना के निकाल लेती हूँ। तो देखो कैसे निकालेंगे, x तो 3 दे रखा है, ठीक है, y 6 हो गया। ठीक है, उसी तरीके से मैं करण के भी यहां पर निकाल लेती हूँ। तो ये तो मेरा 6 है और अगर इधर से देखूं तो 5 है। ठीक है, तो 6 और 5 है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा पहले आपको x वाला कोऑर्डिनेट लिखना है उसके बाद आपको y वाला लिखना है। ठीक है, अब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अगर याद हो आपको तो क्या था डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पूरे पे रूट, यही था ना। चलिए पुट कर लेते हैं, x2 हम इसको मानते हैं तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर और ये आ जाएगा आपके पास माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 9 प्लस 1, क्योंकि माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो अब 1 ही आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया आपके पास √10। अब कुछ भी नहीं है तो आगे हम यूनिट लिख देंगे, वरना मीटर सेंटीमीटर जो दिए होते हैं ना हम वही लिखते हैं, पर यहाँ कुछ दे नहीं रखा। ठीक है, तो चलिए अब ढूंढते हैं कहाँ है हमारा आंसर। हमारा आंसर ये रहा। जल्दबाजी में कई बच्चे इस पे लगा देते हैं, लेकिन आप ध्यान से देखिए यहाँ पर रूट नहीं है, तो आप गलती से भी 10 यूनिट्स पे मत लगाना, √10 यूनिट्स आपका आंसर है। ठीक है, चलिए थर्ड वाला देखते हैं, कह रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सीट ऑफ आकाश। ठीक है ना, हिंदी मीडियम वालों के लिए है, आकाश के बैठने के स्थान के निर्देशांक क्या है, तो आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। चलिए यहीं से देखते हैं, ये रहा आकाश यहाँ लिखा हुआ है, तो x तो 2 दे रखा है और y कितना है 3, तो 2 और 3 मतलब a इसका आंसर है। ठीक है, चलिए फोर्थ वाला देखते हैं, आकाश और बीनू के बिल्कुल बीच में स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे जहां एक व्यक्ति बैठ सके। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी रीड कर देती हूँ। What will be the coordinates of the point exactly between आकाश and मीनू where a person can be seated? कह रहा है आकाश और बीनू, पहले तो आप क्वेश्चन में यहाँ फिगर में देखिए, ये रहा आकाश और यहाँ पर है बीनू। कह रहा है इसके बीच के कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं। अब कोऑर्डिनेट्स ऐसे होने चाहिए कि कोई एक जना वहां बैठ सके, तो एक तरीके से आपको यहाँ पर मिड पॉइंट नहीं बताना, मिड पॉइंट ही तो होता है बीच के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, है ना। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y1 प्लस y1 अपॉन में 2, x और y के निकालने के लिए। तो यहाँ पर आपसे वो वही पूछ रहा है, तो पहले हम क्या करते हैं पता है, आकाश और बीनू के पॉइंट्स निकालते हैं कौन कौन से होंगे, उसके बाद मिड पॉइंट से इनके बीच के पॉइंट्स निकाल देंगे। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर करते हैं उसको, तो ये आपके पास है फोर्थ पॉइंट। ठीक है ना, तो मैं आकाश के पॉइंट्स यहाँ पर लिखती हूँ, कोऑर्डिनेट्स 2 और 3 है मेरे पास। ठीक है, और बीनू के यहाँ पर x तो मुझे 5 है और y मेरे पास है 2। ठीक है ना, चलिए तो x मिड पॉइंट निकाल लूं मैं, x और y, तो x1 प्लस x2 अपॉन में 2 होता है ना। देखिए ये केस स्टडी क्वेश्चन है, इसमें आपको ऐसे फॉर्मूला लिखने के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ यहाँ समझाने के लिए लिख रही हूँ। एग्जाम में आप डायरेक्ट लिखोगे, क्या लिखोगे, 2 प्लस 5 अपॉन में 2, इसका मतलब 7 अपॉन में 2 मतलब 3.5। सिमिलरली y के लिए
y1 प्लस y2 होता है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला लिख रही हूँ, ठीक है। तो 3 प्लस 2 अपॉन में 2, इसका मतलब 5 अपॉन में 2, तो आपका आ गया 2.5। तो x ये रहा, y ये रहा, ढूंढ लो कहां पर है, ऑप्शन है हमारे पास ए, ये रहा, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए, करण के परिवार के सदस्यों के बैठने के स्थानों को बिंदुओं को मिलाने पर कौन सी आकृति प्राप्त होती है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ कह रहा है डिटरमाइन द शेप ऑफ द फिगर वी गेट ऑन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स वेयर करंस फैमिली मेंबर्स आर सिटेड। कह रहा है जो ये आपको पॉइंट्स दे रखे हैं जहां पर करण की फैमिली पूरी बैठी हुई है, ठीक है, अलग अलग बैठी है ना वो, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से। तो अब कह रहा है अगर आप इनको ज्वाइन कर दो तो कौन सी फिगर आएगी, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। वैसे तो ये 4 पॉइंट्स है, ज्वाइन करने के बाद एक क्वाड्रिलेटरल ही आने वाला है, ये तो कंफर्म है, ये ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आपको 4 फिगर में जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो सारे आपको ऐसे ही दे रखे हैं कि सब क्वाड्रिलेटरल के ही होंगे, ठीक है। देखिए जैसा कि यहाँ पर नहीं है, मैं इसमें हिंदी मीडियम वालों में दिखा देती हूँ, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के ऑप्शंस भी मैं यहाँ पर बता देती हूँ। देखो, आयत मतलब रेक्टेंगल, समांतर चतुर्भुज मतलब ये आपको पैरेललोग्राम बोल रहा है, वर्ग मतलब यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, स्क्वायर। आप देख रहे हो सारे ही 4 साइडेड फिगर है। और समचतुर्भुज मतलब कि रोम्बस। तो कौन सी आएगी अगर मैं इन चारों को ज्वाइन करूं? ऐसा तो देखो मैं एकदम देख के नहीं बता सकती कि कौन सी आने वाली है। हाँ, इतना मुझे पता है कि जो भी रेक्टेंगल और स्क्वायर होते हैं उसका हर एक एंगल 90 डिग्री का होता ही नहीं होता। पर यहाँ पर तो कहीं पर भी मुझे 90 डिग्री नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब आयत और वर्ग तो नहीं होगा किसी भी हाल में, ठीक है ना। अब रह गया मेरे पास 2 ऑप्शन, कौन कौन से, एक समांतर चतुर्भुज रह गया और एक समचतुर्भुज रह गया। तो समचतुर्भुज मतलब रोम्बस, रोम्बस की तो सारी साइड्स इक्वल होती है ना, ठीक है ना। तो इसकी सारी साइड्स इक्वल तो नहीं है, वो मुझे कैसे पता चलेगा? वो तो मैं यहाँ पर जब डिस्टेंस निकालूंगी, मतलब नीना और करण इनके बीच का डिस्टेंस हो गया, आकाश और बीनू इसके बीच का हो जाएगा, ठीक है, बीनू और करण के बीच का हो जाएगा, ऐसे निकालूंगी तब होगा, ठीक है ना। अब रह गया समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में तो क्या होता है, आपके पास अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज लगाओ तो उसकी अपोजिट साइड्स जो है उनका डिस्टेंस इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती है, तो अगर आप इनका एक एक का डिस्टेंस निकाल के देखोगे ना तो इनकी साइड्स इक्वल नहीं आएंगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है आपके पास, समचतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम। अगर आप करण की फैमिली के चारों मेंबर्स जहां जहां बैठे हुए हैं उन पॉइंट्स पे अगर आप उनको ज्वाइन कर दो तो कौन सी फिगर आती है आपके पास, पैरेललोग्राम आती है। फिर मैं आपको बोलूं डायरेक्ट देखते ही पैरेललोग्राम मत लगा दीजिएगा, अगर एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो पहले उनकी प्रॉपर्टीज लगा के देखिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर आयत और वर्ग, रेक्टेंगल और स्क्वायर में लगाई कि 90 डिग्री का कोई भी एंगल यहाँ नहीं बन रहा है, तो इट मीन्स ये 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते हैं इसके अंदर। अब रह गए मेरे पास 2 समचतुर्भुज रह गया एक और एक समांतर चतुर्भुज रह गया। अब समचतुर्भुज में उसकी सारी भुजाएं बराबर होनी चाहिए रोम्बस की, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इनके बीच का डिस्टेंस निकालू ना, तो मैंने जब यहाँ निकाला तो इक्वल नहीं था, तो लास्ट ऑप्शन मेरे पास समांतर चतुर्भुज बचा, पैरेललोग्राम, इसका मतलब ये पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। तो ये था आपके पास केस स्टडी का क्वेश्चन नंबर 18। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे आ गए अब हम यहाँ पर, ठीक है। ये हिंदी मीडियम वालों के और ये इंग्लिश के लिए। देखो, एन इंजीनियर प्लान्स टू मेक ऑल द पिलर ऑफ अ मेट्रो ग्रीन विद प्लांट्स टू मेक दिस ब्यूटीफुल एंड टू कंट्रीब्यूट फॉर हेल्दी एनवायरमेंट एज शोन इन द पिक्चर। ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन इफ डायमेंशन ऑफ वन पिलर इज दिस, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों के लिए रीड कर देती हूँ। पौधे द्वारा हरा भरा बनाने की योजना बना रहे हैं, ठीक है। इसमें वही है, इंजीनियर मेट्रो के स्तंभों को सुंदर बनाने और पर्यावरण के योगदान देने के लिए पौधों द्वारा हरा भरा बनाने की योजना बना रहा है, ठीक है। स्तंभ की विमाएं आपको यहाँ पर दे रखी हैं, डायमेंशंस जो है। चित्र को ध्यान से देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इस चित्र को आपको देखना है और जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं उसके आपको आंसर देने हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इस स्तंभ की आकृति क्या है। स्तंभ इसमें से अगर आप देखो तो है कौन सा स्तंभ, ये वाला, ये ना, ठीक है। तो ये आपके पास पिलर है, वही कह रहा है द शेप ऑफ द पिलर। तो देखो कैसी है शेप ऑफ द पिलर, देख के पता चल रहा है ये तो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड की शेप है ना। लेंथ ये रही आप पे, हाइट ये रही, और अगर आप ब्रेथ देखो तो ये रही, ठीक है ना। तो ये तो क्यूबॉइड शेप का है और डायमेंशंस भी आपको दे रखे हैं, एल बी और एच दे रखी है, ठीक है ना। तो ये आ गया आपके पास क्यूबॉइड, ठीक है। सेकेंड में आपसे कह रहा है
बाय यूजिंग विच फॉर्मूला ही कैन कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ द पिलर। कह रहा कौन सा फॉर्मूला यूज करके ये सरफेस एरिया निकालेगा इस पिलर का। ठीक है, देखो हिंदी मीडियम वालों के लिए यहाँ पर इनका घनाभ है। ठीक है, वह कौन सा सूत्र का प्रयोग करके इस स्तंभ का क्षेत्रफल ज्ञात करेगा। तो अगर आप याद करो, ये आपको चैप्टर नंबर 13 का क्वेश्चन है ना। तो कौन सा था, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या था, तो 2HL + B था, है ना। तो इसका मतलब ये वाला यूज होगा। तो यहाँ पर आपको पता है ना, टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया, दो सरफेस एरिया थे ना, दो सरफेस एरिया। तो हम यहाँ पर कौन सा लेंगे, देने के लिए इन्होंने देखो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया भी दे रखा है, ऐसा नहीं है वो हमको नहीं दे रखा, दोनों फॉर्मूले दे रखे। लेकिन आपसे यहाँ सरफेस एरिया कह रहा है, तो देखो ये वाला जो इसका नीचे का पोर्शन है, ये तो इसका जो ये रोड है इसके साथ ही कवर हो गया ना। सेम ऐसी जो इसका ऊपर का पोर्शन है, ये इस ऊपर के साथ कवर हो गया, तो ये दोनों तो इंक्लूड नहीं करेंगे हम, इसलिए इसका मतलब यहाँ पर हम ये वाला लगाएंगे, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप इस चीज को, कहीं आप गलती से टोटल सरफेस एरिया लगा दो। ठीक है, चलिए कह रहा है अब यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है नेक्स्ट में, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ वन पिलर। तो चलिए फिर अब लेटरल सरफेस एरिया आप निकाल के दिखाइए, आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी मार्क किया है ना ये। तो लेटरल सरफेस एरिया निकालना भी है, क्यों, क्योंकि उन्होंने हमारे को डायमेंशंस दे रखी है, ये L है, ये B और ये H है, दे रखी है ना। तो यहाँ पर हम चलिए निकालते हैं, कैसे निकालने वाले हैं, कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है। तो लेटरल सरफेस एरिया अब हम कैसे निकालेंगे, 2H ब्रैकेट में L + B है, 2H की जगह 20 रख दिया, L की जगह 1.5 और इस B की जगह भी 1.5, तो ये तो मेरा 40 हो गया। ठीक है ना, और यहाँ पर 3 आ गया, तो ये आ गया मेरा 120। कहाँ पर है 120, ये रहा 120 मीटर स्क्वायर, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है ना, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी सेम ये क्वेश्चन था, पृष्ठीकरण यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल ही आपको निकालना था। ठीक है, चलिए कह रहा है इस एक स्तंभ को भरने के लिए कितना सीमेंट प्रयोग हुआ है। मतलब अगर आप एक स्तंभ को भरो मतलब इसके अंदर कितना सीमेंट लग जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, इसकी वॉल्यूम निकालनी है हमको, जब भी हम अंदर की बात करते हैं कि कितना स्पेस वो लेगा। ठीक है, स्पेस ऑक्यूपाइड याद आ रहा है कुछ, तो उसमें हम क्या लगाते थे, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते थे, है ना। और अगर मैं इसकी वॉल्यूम पूछूं आपसे क्यूबॉइड की, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होती क्या है मेरे पास, वो मेरे पास होती है L × B × H। ठीक है ना, तो 1.5 इंटू में 1.5 इंटू में 20 होगी, यही होगी ना इसकी वॉल्यूम। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, इन तीनों को आप यहाँ पर इंटू कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 45 मीटर स्क्वायर। तो ये रहा आपका आंसर इंटू करके। ठीक है, चलिए लास्ट वाला देखते हैं, पौधे को लगाने की कीमत ज्ञात कीजिए यदि इसकी कीमत 50 प्रति वर्ग मीटर है तो। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी देख लेते हैं, क्वेश्चन 4 उनका सेम था। ठीक है, कहीं आप सोचो कि मैंने इंग्लिश मीडियम का नहीं कराया, ऐसा नहीं है, सेम क्वेश्चन है। देखो, हाउ मच सीमेंट इज यूज टू फिल द पिलर, पिलर को भरने के लिए कितना सीमेंट लगेगा, तो सेम वही वॉल्यूम ही निकालनी है। ठीक है ना, देखिए 5th में कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द प्लांटेशन इफ इट्स कॉस्ट ₹50 पर मीटर स्क्वायर। तो आपसे कह रहा है आपकी कॉस्ट निकालनी है आपको, तो कॉस्ट ऑफ प्लांटेशन, अब यहाँ लिखा है एक चीज देखो, पर मीटर स्क्वायर, इसका मतलब आपको पहले एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया तो आप पहले ही निकाल चुके हो, थर्ड वाले में 120 निकाला है ना, बस कॉस्ट निकालनी है। तो कैसे निकालोगे 5th वाले में, एरिया इंटू में रेट, एरिया हमने कितना निकाला 120, रेट कितना हमारे पास 50, तो ये आपके पास आ जाएगा 6000। तो आपका 20 का आंसर आ गया। ठीक है ना, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 19, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था। उन्होंने आपको एक फिगर दे दी, ठीक है, एनवायरमेंट से रिलेटेड एक फिगर दे रखी है, और इस पे बेस्ड उन्होंने 4 to 5 क्वेश्चंस दे दिए। आपको कोई से भी 4 अटेम्प्ट करने होंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप पूरे 5 ट्राई करके जाओगे। ठीक है ना, चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये भी आपका केस स्टडी क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, a park has swings made of rubber and iron chain. Sachin, who is studying in class 10th, have noticed that this is a mathematical shape. He has learned in maths class. Following questions raised in his mind. Answer the questions by observing both pictures. देखो हुआ क्या, एक बॉय है यहाँ पर सचिन, ठीक है। अच्छा, पहले हिंदी मीडियम वालों के लिए रीड कर दूं, फिर दोनों को समझा दूंगी, ठीक है ना।
एक पार्क में रबर एवं लोहे की चैन से बना झूला है। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले सचिन ने ध्यान दिया कि यह उसके द्वारा गणित की कक्षा में पढ़ी गई एक गणितीय आकृति है। निम्नलिखित प्रश्न उसके मस्तिष्क में आए। दोनों चित्रों को ध्यानपूर्वक देखकर उत्तर दीजिए। सेम वही है, फिगर यहाँ बनी हुई है तो यहाँ दिखा देती हूँ मैं आपको। एक बॉय है सचिन, उसने पार्क में एक झूला देखा। झूला देख के पता है उसको कैसा लगा कि ये तो कोई मैथमेटिकल शेप है। ऐसी उसने अपने मैथ्स में जरूर शेप्स देखी होंगी, तभी उसको ऐसा लगा। अब जैसे ही उसने पता ये शेप देखी ना, उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आए। अब उसमें से कुछ क्वेश्चंस हमको यहाँ दे दिए गए और हमसे बोल रहा है कि उनके आंसर दो। ठीक है, आपको भी देख के लग रहा होगा, ये फिगर तो आपने भी देखी होगी चैप्टर नंबर 2 में, पॉलिनोमियल्स, जिसको हम हिंदी में बहुपद कहते हैं। देखिए ना आपने ये वाली फिगर भी। तो अब आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या आता है, नेम द शेप इन विच द वायर इज बेंट। इस शेप का नाम ही बता दो पहले तो, जिस शेप में ये वायर बेंट की गई है। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए उस आकृति का नाम लिखिए जिसमें झूला मुड़ा हुआ है। तो कौन सी शेप होती है ये? अगर मैं आपसे इस शेप का नाम पूछूं तो कितने बच्चों को इस शेप का नाम पता है? तो देखो, इस शेप को हम बोलते हैं पैराबोला। ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है अगर आप देखो तो, और 1 मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादातर वहीं से ही आते हैं। ठीक है, तो इस शेप का नाम है पैराबोला। ठीक है ना, चलिए सेकंड करते हैं। हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल शेप ऑफ द वायर। अब कह रहा है जीरोज बताओ इस पॉलिनोमियल के। देखो आगे ना पॉलिनोमियल, अब तो आपको याद आ गया होगा कि चैप्टर नंबर 2 का ही क्वेश्चन है ना। और हमने ये एक्सरसाइज 2.1 भी की है, मैंने इसकी वीडियो भी आपको बना के दे रखी है, चैनल पे डाल रखी है। तो जिन बच्चों ने देखी है तो बहुत ही अच्छी बात है, उनको पता होगा इसमें कितने जीरोज होंगे। लेकिन जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है तो आप वो देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको दे दूंगी। ठीक है, हाँ तो कितने जीरोज है इसमें अगर हम देखें तो, कहाँ पर ये टच कर रहा है एक्स एक्सिस पर? एक तो यहाँ पर, चलो देखो ध्यान से, और एक यहाँ पर, दो जगह तो टच कर रहा है। इसका मतलब कितने जीरोज है इसमें? 2। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी सेम ही क्वेश्चन है। इस बहुपद के कितने शुनांक हैं? तो कितने हैं? 2 शुनांक है। ठीक है, इस बहुपद के शुनांक है द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। सबसे पहली बात, दोनों में फर्क क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपसे जीरोस पूछ रहा है और क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपसे जीरोस पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है हाउ मेनी जीरोस, कितनी जीरोस होंगी। आपसे ये नहीं पूछ रहा कौन कौन सी जीरोस है, जबकि क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे वो कह रहा है कि जीरोस बताओ कौन कौन सी है। ठीक है, तो कौन कौन सी, अगर आप यहाँ फिगर में ध्यान से देखो तो ये -2 लिखा है, तो इसका मतलब ये -1 होगा जिसपे मैंने गोला लगाया है। ठीक है ना, और यहाँ पर 2 लिखा है तो इसका मतलब ये 3 होगा जहां मैंने गोला लगाया। तो -1 और 3, तो ढूंढ लो कहां पर है, ये रहा। ठीक है, तो ये इसका आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन आपको लिखना है। ठीक है, तो देखो हिंदी मीडियम वालों के लिए देख लेते हैं, इस बहुपद का व्यंजक क्या होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे भाई हम? तो आपने इक्वेशन तो करी होगी, ax² + bx + c की है ना, तो वही चीज मैं यहाँ पर लिख लूं। देखो जो ये आपने जीरोज निकाले हैं ना, इसको एक को हम अल्फा कहते हैं और एक को हम बीटा कहते हैं। बस इसी से ही मैं अपना पॉलिनोमियल बना सकती हूँ। कैसे, वो यहाँ देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 का 4th पार्ट है। ठीक है, तो देखो x² - सम ऑफ जीरोज, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। हमने किया था ना सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये वही चीज है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल बनाना हो तो ऐसे बनता है। बस अब कुछ नहीं करना, वैल्यूज को पुट करना है। अल्फा की जगह -1, बीटा की जगह 3, एक्स की जगह एक्स रहने दो, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा 2, 3 में से 1 जाएगा तो, और ये एक्स ऐसे ही रहने देती हूँ, यहाँ पर मेरा -3 आ जाएगा। तो देखो है आपके पास ऐसी कोई इक्वेशन, कोई एक्सप्रेशन? बिल्कुल है, सी वाला। तो इसका मतलब इसमें हमारा आंसर कितना आ गया, यहाँ पर सी हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, चलिए लास्ट वाला देखते हैं। कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इफ x = 1। अब जो आपने ये पॉलिनोमियल निकाला है ना 4th में, उसकी वैल्यू भी आपको बतानी है। अगर x 1 हुआ तो, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, यदि x जो है 1 है तो बहुपद का मान क्या होगा? तो बहुपद तो हमने निकाल लिए ना, अब उसका मान तो हम बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। क्या करना है, x की जगह पे 1 को पुट कर देते हैं, तो 1 का स्क्वायर -2 ऐसी है, फिर 1 और यहाँ पर 3, तो 1 का स्क्वायर 1 -2 -3। ठीक है ना,
इसको माइनस किया तो -1 और -3। अब इन दोनों को सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, -4। ठीक है, आप इसको कैसे भी कर सकते हो, किसको भी पहले कर सकते हो। इन दोनों को पहले करोगे तो -5 आएगा, 1 में से -5 जाएगा तो -4 आएगा। दोनों ही केस में आंसर -4 ही आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 5th पार्ट और यहां पर आ गया -4 ए पार्ट। ठीक है, तो ये थे आपके पास क्वेश्चन 17 to 20 केस स्टडी क्वेश्चंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, आपको फिगर समझ के क्वेश्चन का आंसर देना है। टोटल 5 क्वेश्चंस आएंगे, तो जितनी ज्यादा से ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस कर सको उतनी ज्यादा करना, ताकि एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, अब इसके जो आगे के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 से, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।